दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास 12 के इतिहास बिहार बोर्ड का पाठ नंबर ये 12 है, ठीक है। औपनिवेशिक शहर अर्थात कॉलोनियल सिटीज, और इसमें कुछ प्रश्न है वन लाइनर के रूप में, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव को हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका उत्तर होगा कि पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। चूंकि आप जानते हैं कि 1498 ईस्वी में जो है 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है वह कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट, और कालीकट है कहाँ? तो केरल। तो केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट, वहीं पर वास्को डी गामा 17 मई 1498 को पहुंचता है। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली हो गए। इसके बाद अगर ये भी प्रश्न आता है कि द्वितीय कौन थे, तो पुर्तगाली के बाद कौन आए? अंग्रेज आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद डेनिश आए, और उसके बाद फ्रांसीसी आए। ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? ठीक है। तो यहां से एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर स्वेज नहर का निर्माण तो कुछ शुरू हुआ होगा। तो स्वेज नहर का निर्माण कार्य शुरू होता है सन 1859 में। निर्माण शुरू होता है और ये 10 वर्ष इसको बनने में लग जाते हैं, और यह बनकर तैयार होता है सन 1869 में। तो जब बनकर तैयार होगा तबे ना व्यापार हेतु खोला जाएगा। तो स्वेज नहर को व्यापार हेतु कब खोला गया? तो 1869 में। ठीक है। और स्वेज नहर जो है यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि स्वेज नहर का निर्माण कार्य कब से हुआ, तो 1859 में। कब पूरा हुआ? तो 10 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, 10 वर्ष बनने में लग गया, तो 1869 में बनकर तैयार हुआ, और उसी समय इसको व्यापार हेतु खोल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कौन से शहर में स्थित है? तो ये जो भी है सेंट फोर्ट जॉर्ज कहिए या फोर्ट विलियम कहिए, सब किलाएं हैं। तो फोर्ट विलियम जो है ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में। अंग्रेजों की किलेबंद कोठी थी जहां वे अपना हथियार और साजो सामान और इंडिया में बेचने हेतु लाए गए सामान को रखते थे, और यहाँ से जो खरीदते थे वे भी रखते थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर 7 द्वीप हम लोग बना लेते हैं, 3, 4, 5, 6 और एक 7। तो इस 7 द्वीपों के नगर को कहा जाता है मुंबई, यानी कि बॉम्बे या महाराष्ट्र कहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 7 द्वीपों का नगर, यहाँ पर 7 छोटे छोटे पानी में तैरते हुए द्वीप थे, और इनके बीच में जगह खाली था। इसमें क्या किएगा कि मिट्टी को भर दिया गया, और तब मिट्टी को भरकर वर्तमान मुंबई को बनाया गया है, बम्बई को। और बम्बई की स्थापना एक अंग्रेज जिनका नाम था चार्ल्स ऑंगियर के द्वारा की गई थी। ठीक है। और इसी बम्बई को जो है पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे दिया था, क्योंकि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेग्रेंजा का विवाह अंग्रेज के राजा से हुआ था, और अंग्रेजों ने क्या किया कि 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि आप हमको 10 पाउंड दीजिएगा वार्षिक किराया, और आप बम्बई का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। मैं बता दूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के इतिहास बिहार बोर्ड का पाठ नंबर 12 औपनिवेशिक शहर अर्थात कॉलोनियल सिटी के बारे में। ठीक है। और उसी का यह वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्लास 9, 10 का ऑल सब्जेक्ट, और साथ ही क्लास 11 और 12 के जितने भी आर्ट्स के विषय हैं, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक हो, साइकोलॉजी हो, होम साइंस हो, हिंदी, अंग्रेजी, सब कुछ यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? फिर से ये प्रश्न आ गया। इसका उत्तर आप लोग स्वयं ही दे सकते हैं। तो वहीं इसका नाम होगा फोर्ट विलियम। क्या नाम था इसका? फोर्ट विलियम। तो कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा सन 1921 में। ठीक है। इंडिया गेट का निर्माण कार्य शुरू होता है सन 1911 में, और 10 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, 10 वर्ष बनने में लगता है, और 1921 में इंडिया गेट बनकर तैयार होता है। और यह कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को।
और ये प्लासी है कहाँ, तो ये प्लासी बंगाल में पड़ता था, ठीक है। और वहीं पर जो है 23 जून 1757 को दो लोगों के बीच प्लासी का युद्ध होता है। एक तरफ था नवाब सिराजुद्दौला, कौन था, सिराजुद्दौला, और एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी का गवर्नर, और दोनों में युद्ध होता है और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ विजयी हो जाता है, ठीक है। और पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये अंग्रेजों के हाथे चला जाता है, क्योंकि उस समय बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि कोल विद्रोह कब हुआ। तो कोल विद्रोह जो है सन 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ, और छोटा नागपुर वर्तमान में झारखंड में है, और उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। और यहाँ पर बुद्धू भगत द्वारा जो है कोल विद्रोह किया गया, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग जो है कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी, और यह अमृतसर पंजाब में है जालियांवाला बाग। और यहीं पर जो है R.E.H. डायर अर्थात रेगिनॉल्ड रेक्स डायर ने जो है यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जबकि जनरल ओ डायर जो था, ओ डायर ये उस समय पूरे पंजाब प्रांत का गवर्नर था, और इसी जनरल ओ डायर को गोली मारा था उधम सिंह 1940 में लंदन में जाकर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा B.D. सावरकर। B.D. सावरकर जो थे, इन्होंने ही, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने ही 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और ये B.D. सावरकर काला पानी की सजा भी काटे थे। इन अंग्रेजों ने इनको काला पानी की सजा दिया था। काला पानी का मतलब है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल, और चूंकि इतने समुद्रों को पार ले जाकर वहां जेल में बंद कर देता था, इसलिए इसे काला पानी कहा जाता था। तो यहाँ से आप लोग इस प्रश्न को मैं स्टार लगा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर अर्थात B.D. सावरकर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत में पहली जनगणना जो है, या अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब की गई। तो इसका उत्तर होगा सन 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है वायसराय था यह। तो लॉर्ड मेयो वायसराय के शासनकाल में सन 1872 में भारत में पहली जनगणना कहिए या अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कराई गई थी, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि नियमित रूप का मतलब क्या है कि 10 वर्षों में जनगणना होती है, तो नियमित रूप से भारत में जनगणना कब से शुरू की गई, तो सन 1881 ईस्वी में रिपन के शासनकाल में। ये रिपन भी वायसराय था, और इसी के शासनकाल में 1881 में नियमित रूप से जनगणना की गई थी। लॉर्ड रिपन को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है, ठीक है। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा कि सन 1875 में दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ। दक्कन दंगा आयोग महाराष्ट्र के आसपास के इलाके का क्षेत्र है जहां जो है साहूकारों या महाजनों द्वारा जो कर्ज के रुपये किसानों को दिए गए थे, उसी के विरोध में यहाँ पर दक्कन दंगा हुआ। कहने का मतलब है कि वहां पर अकाल पड़ा, सूखे जैसी स्थिति आ गई, और कपास की खेती भी काफी कम हुई थी। तो यहाँ पर जो है जो भी किसान ब्याज लिए थे महाजन साहूकारों से, तो साहूकारों ने जो है उस ब्याज को जबरदस्ती लेना चाहा, जबकि किसान के खेत में क्या था कि फसल हुआ नहीं। तो इसी पर विद्रोह हो गया, और किसानों ने क्या किया कि साहूकारों और जमींदारों के घरों को आग लगा दिया, और उनके पास जो दस्तावेज थे जिस पर कितना रुपया किस किसान ने उधार लिया है, उसको भी उन लोगों के द्वारा जला दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर किसानों ने जो है दंगा किया था। तो ये कब हुआ था, तो सन 1875 में। और कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में दक्कन दंगा हुआ था। और दक्कन दंगा आयोग तब जाकर अंग्रेजी सरकार ने इसके लिए एक आयोग का निर्माण किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दक्कन दंगा आयोग, ताकि जांच करने के लिए कि आखिर किसानों ने विद्रोह किया क्यों था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है। तो छोटे अस्थाई बाजार को कहा जाता है गंज, जैसे कि नरकटियागंज, ठीक है। तो गंज का मतलब ये होता है कि छोटे अस्थाई बाजार,
आप लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं और देखिए हाट का क्या मतलब होता है। हाट का मतलब होता है कि गांव स्तर पर जो छोटे छोटे बाजार लगते हैं, छोटे छोटे चौक चौराहे थे, उसको हाट बाजार कहा जाता है। तो गंज का मतलब है कि छोटे अस्थाई बाजार को, यहाँ परमानेंट बाजार को, यहाँ पर देखिए यानी कि स्मॉल परमानेंट, यानी कि परमानेंट रूप से जो छोटा मार्केट होता है उसी को हम लोग गंज कहते हैं। यहाँ पर अस्थाई शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन हाट का मतलब होता है कि गांव में छोटे छोटे चौक चौराहे जो होते हैं ना, वो हाट बाजार कहलाता है। किस भू राजस्व में भूमि का मालिकाना हक किसानों को दे दिया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस भू राजस्व व्यवस्था में। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा रैयतवारी। रैयतवारी जो प्रथा थी, इसके अंतर्गत भूमि का मालिकाना हक किसानों को दे दिया गया था, अर्थात जमींदारों को नहीं दिया गया था। ठीक है, रैयतवारी में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो सन 1912 में। कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाया गया था सन 1912 में, और इसकी घोषणा हो चुकी थी 1911 में। ठीक है, और 1912 में ही क्या किया गया था कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। किसको अलग किया गया था? तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी अंग्रेजों के द्वारा सन 1911 में स्थानांतरित कर दी गई, और उसी समय 1912 में बंगाल से काटकर बिहार और उड़ीसा को एक प्रांत बना दिया गया। फिर जो है बिहार को जो है 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और ठीक सन 2000 में जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। इसका मतलब है कि पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों एक ही थे। 1912 में काटा गया बिहार को, बिहार से उड़ीसा को काटा गया 1936 में, और बिहार से ही झारखंड को सन 2000 में अलग कर दिए गए। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध किस गवर्नर जनरल से था? तो उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, और यही लॉर्ड डलहौजी है जिसने हड़प नीति कहिए, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिए, इस प्रकार इसने राज्य को अपने अंदर मिलाना शुरू किया। झांसी को भी इसने मिला लिया था, अवध को भी इसने कुशासन के आरोप में मिला लिया था, सतारा को भी इसने मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के समय में लॉर्ड डलहौजी के समय रेल व्यवस्था चलाई गई, डाक व्यवस्था चलाई गई, पंजाब का भी विलय 1849 में किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो इसका उत्तर होगा इंडो सार्सेनिक शैली। इंडो सार्सेनिक शैली की कृति विक्टोरिया टर्मिनस है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली की इमारत है? तो गेटवे ऑफ इंडिया और साथ ही विक्टोरिया टर्मिनस ये दोनों इंडो सार्सेनिक शैली की उदाहरण है। भारत में पहली रेल कहाँ चली थी? तो मुंबई महाराष्ट्र में चली थी। और कहाँ किनके बीच चली थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच चलाया गया था। कब? 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी काल में भारत में प्रथम ट्रेन चली थी। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये 10 मई 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, आप मंगल पांडे का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसने गाय और सुअर से बने चर्बी वाले कारतूसों को दांत से काटने से मना कर दिया। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो वही हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, ब्राउन बैस वाली की जगह इनफील्ड राइफल आई थी, और उसी में चर्बी को काटकर जो है दांतों से तब बंदूक में भरकर गोलियां चलाना रहता था। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो सन 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, और इसी बंगाल विभाजन में जो बांग्लादेश है उसको पूर्वी बंगाल माना गया, और बिहार, बंगाल और उड़ीसा को पश्चिमी बंगाल माना गया। अर्थात यहाँ पर धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने बांटा था कि मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग करो, ये लोग मिल के रहेंगे तो अंग्रेजों के साथ एकजुट होकर लड़ेंगे, क्यों नहीं इन लोगों को बांट दिया जाए। तो ये कर्जन ने किया था, और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में जो है और पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये प्रश्न पूछे कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में,
और वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। तो यहाँ से जब ये प्रश्न पूछे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1774 में। नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है। उस समय नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था पुरपाल, ठीक है। और अब वर्तमान में नगर का प्रधान अधिकारी कौन है? डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे कलेक्टर भी कहा जाता है। तो ये सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है, तो पुरपाल कहलाता है। चौल इमारतें किस नगर की विशेषता हैं? तो इसका सीधा सी उत्तर होगा महाराष्ट्र। चौल इमारतें जो हैं वह महाराष्ट्र का ही उदाहरण है। वहाँ पर बहुत सारे चौल देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे मूवी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे वास्तव मूवी संजय दत्त का है, उसमें भी वह चौल में रहता है, ठीक है। तो चौल इमारतें कहाँ की है? तो बम्बई महाराष्ट्र की है, ठीक है, जिसमें घर हैं और इसमें काफ़ी बने हुए हैं, यहाँ खेलने का जगह है और इसमें बहुत सारे फैमिली रहते हैं, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला ये इमारत होती है। शाहजहांबाद को किसने बसाया? जैसे कि नाम से ही लग रहा है शाहजहां, तो शाहजहां ने ही बसाया होगा। शाहजहांबाद को किसने बसाया? शाहजहां ने। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो इसको अकबर ने बसाया था। और फतेहपुर सीकरी है कहाँ? तो आगरा यूपी में है। ताजमहल को किसने बनवाया था? ठीक है, तो शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। दिल्ली का जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाया था। भारत में शहरीकरण की रफ्तार किस वर्ष के बाद धीमी रही थी? तो सन 1800 ईस्वी के बाद भारत में शहरीकरण की रफ्तार धीमी हो गई। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मद्रास का नया नाम क्या है? तो मद्रास का नया नाम चेन्नई है, ठीक है। उसके अलावा मैं बहुत कुछ चीजों को आप लोगों को और बता दूं कि जो ये 3 प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे, मैं लिख रहा हूं यहां पर 3 प्रमुख औपनिवेशिक शहर। औपनिवेशिक का मतलब ये होता है कि उपनिवेश थे, अर्थात इंडिया जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था, तो एक प्रकार का उपनिवेश था जहां वे अपने नीतियों को निर्धारित करते थे अपने फायदे के लिए। तो 3 प्रमुख औपनिवेशिक शहर कौन कौन हो गए? एक तो हो गया कोलकाता, दूसरा हो गया मुंबई यानी कि बंबई, और तीसरा हो गया मद्रास। तो ये जो 3 प्रमुख औपनिवेशिक शहर हैं तो यही है। कौन कौन है? प्रश्न अगर आएगा तो एक तो हो गया आपको कलकत्ता, ये प्रश्न पूछेगा यहाँ से कि 3 प्रमुख औपनिवेशिक शहर कौन है, तो कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया। इसके अलावा एक और सब प्रश्न पूछता है कि इन तीनों औपनिवेशिक शहरों की प्रमुख विशेषता क्या है? विशेषता क्या थी ये पूछेगा। तो इसकी प्रमुख विशेषता ये हो जाएगी, ये सब जो है मत्स्य प्लस बुनाई के गांव थे, बुनाई वाले गांव थे। यहाँ की कहने का मतलब है कि यहाँ की मछली का कारोबार किया जाता था और साथ ही कढ़ाई और बुनाई का भी कार्य किया जाता था। तो यहाँ से 2 प्रश्न बने कि 3 प्रमुख औपनिवेशिक शहर, तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, और इनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहाँ मछली वगैरह का काम किया जाता था और साथ ही कढ़ाई और बुनाई भी की जाती थी। एक और प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि मिर्जा गालिब का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मिर्जा गालिब जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट था, इसी के काल में मिर्जा गालिब उर्दू के मशहूर शायर थे, ठीक है। और इन्होंने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था। इसका मतलब है कि 1857 की क्रांति में मिर्जा गालिब दिल्ली में उपस्थित थे, ठीक है। और बहादुर शाह जफर काफी शेर व शायरी करता था और मिर्जा गालिब भी काफी शेर व शायरी करते थे, ठीक है। तो जहां यह प्रश्न पूछे कि मिर्जा गालिब कौन थे, तो ये एक प्रसिद्ध शायर थे और 1857 की क्रांति को इन्होंने अपने आंखों से देखा था, ठीक है, अर्थात दिल्ली में उपस्थित थे। और बहादुर शाह जफर को आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के हाथे पराजित हो जाने पर इसको बर्मा यानी कि रंगून निर्वासित कर दिया गया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। और उसने वहां पे कहा कि कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन मिली कुरयार में। और जब यह बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में हुमायूं के कब्र के पास पकड़ा जाता है अंग्रेजों के हाथे, तो अंग्रेज इससे कहते हैं कि बड़ी शेरो शायरी मारते हैं आप बहादुर शाह जफर। तो अंग्रेज शायरी मारता है यहाँ पर कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की।
ठीक है, क्या बोला अंग्रेज कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ठीक है, तब यहाँ से बहादुर शाह जफर शायरी मारते हैं, कि जब तलक दम बाजुओं में रहेगी, तब तक तेग चलेगी ब्रिटिश तख्त तक। मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार मैं इसे रिकेप करता हूं। तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर ने शेर मारा था कि गाजियों में बू रहेगी तब तलक ईमान की। कहने का मतलब जब तक यहाँ के लोग जो हैं उनके बाजुओं में दम रहेगी और उनके ईमान में अच्छा बात रहेगा, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इसी को चरितार्थ किया था सन 1940 में भारत के बेटे ने, जिनका नाम था ऊधम सिंह, और उन्होंने जनरल डायर को जाकर ब्रिटिश हुकूमत यानी कि अंग्रेजों के यहाँ जाकर उनको गोली मार दी थी। ठीक है, तो थोड़ा शेरो शायरी में कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, कुछ और प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। सब तो हो ही गया। ठीक है, आप लोग सुएज नहर वाला याद रखेंगे कि 1859 में सुएज नहर का निर्माण कार्य शुरू होता है, 10 वर्ष लगता है, और 1869 में बनकर वो तैयार होता है और तभी उसको खोल दिया जाता है। ठीक है, और विक्टोरिया टर्मिनस और ये सब जो है सो इंडो सार्सेनिक शैली के उदाहरण हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।